नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की क्षितिज और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसके छठा पाठ, यह दंतुरित मुस्कान। और एक और कविता है इसके साथ ही, फसल। तो इसके कवि हैं श्री नागार्जुन जी। तो आइए बच्चों देखते हैं कि पहली कविता जो दंतुरित मुस्कान है उसमें कवि क्या कहता है। इसमें क्या है कि कविता में जो शिशु है उसकी बड़ी मन को हरने वाली मुस्कुराहट है और उस मुस्कुराहट को देखकर कवि के हृदय में वात्सल्य भाव जागृत हो उठता है और वो खुद इतना खुश हो जाता है और अपने शिशु से यानी अपने बच्चे से कहने लगता है कि तुम्हारी जो दंतुरित मुस्कान है उन मृतकों में भी जान डाल देगी जो पूरी तरीके से अपने जीवन से निराश और हताश हो चुके हैं। और वो कहते हैं तुम्हारे धूल से सना हुआ गात मतलब शरीर, और ऐसा लगता है कि जैसे कि जो किसी कीचड़ में जैसे कमल खिलता है, तो कैसा है, कह रहा है कि ऐसे झोपड़ी में तुम्हारा ये जो मन को मोहने वाला चेहरा है वो इस प्रकार से खिलकर मुझे दिखाई दे रहा है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं इनका। अच्छा, एक मैं बता दूं आपको, दंतुरित मुस्कान क्या होती है। जैसे जो 4 महीने से लेके साल भर तक का बच्चा होता है जिसके 3-4 दांत आए होते हैं और कुछ दांत नहीं आए होते, तो वो जो प्यारी सी मुस्कुराहट होती है ना, उसे कहते हैं दंतुरित मुस्कान। तो ये ऐसी मुस्कान होती है जिसको कोई कैसा भी कठोर से कठोर दिल वाला हो, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ ही जाएगी। तो पढ़ते हैं ये कविता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो कवि अपने शिशु की जो प्यारी सी दंतुरित, आधे दांत दिख रहे हैं आधे नहीं है ही नहीं वो दांत, ऐसी मुस्कुराहट को देखकर अपार सुख का अनुभव करता है और वो ये कहता है कि तुम्हारी जो मुस्कुराहट है वो इतनी मनमोहक है कि किसी मरे हुए व्यक्ति में भी प्रसन्नता का संचार कर सकती है। धूल धूसर तुम्हारे ये गात माने शरीर, कह रहे, और जो धूल से सने हुए तुम्हारे शरीर के अंगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कह रहे, ऐसा लग रहा है कि सरोवर में खिलने वाला कमल जो है वो मानो मेरी झोपड़ी में ही खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस मतलब जो है स्पर्श, तो कह रहा है जो परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो यहाँ कवि कह रहा है कि निश्चित ही रूप से ही तुम्हारा स्पर्श पाकर ही जो पत्थर है वो पिघलकर जल बन गया होगा कि तुम इतने प्यारे हो। और छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कह रहा और तुम्हारा जो स्पर्श पाकर ही बबूल और बांस से भी, जो बबूल क्या होता है, बबूल होता है कांटे वाला पेड़, कह रहा बबूल और बांस क्या होता है, आप उसको हाथ लगाइए तो आपके हाथ में फांस लगने का डर होता है। तो कह रहा उससे भी शेफालिका के फूल, जो शेफालिका के बड़े कोमल फूल होते हैं, वो झरने लगेंगे। यानी उस बच्चे का स्पर्श पाकर जो बबूल जैसा कांटेदार पेड़ है, वृक्ष है, वो भी उससे भी शेफालिका के फूल झरने लगेंगे। और यानी तुम्हारा स्पर्श कैसा है, इतना कोमल है, इतना प्रसन्नता को देने वाला है कि कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी भावुक हो उठेगा। तो अपने शिशु को लेकर जो कवि है वो बहुत भावुक हो रहा है और जो है उसके लिए बड़ा दंतुरित मुस्कान जो उसने इसका दिया है हमें, जो हमारी कविता का वो इतना शीर्षक वो इतना सुंदर बन पड़ा है। आगे चलते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष मतलब बिना पल के झपके, बस ऐसे बच्चा देखता जा रहा है, तो अनिमेष बिना पल के झपके। थक गए हो आंखें लूं मैं फिर। अब ये कह रहा है अच्छा तो तुम जो है मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं पहचान पा रहे हो? क्योंकि उसके विषय में, क्योंकि ये है क्या, वो इसलिए नहीं पहचान पा रहा है क्योंकि जो कवि है वो बहुत ज्यादा इधर उधर जो है, ज्यादातर कहीं ना कहीं घुमक्कड़ी उसको बहुत पसंद थी, घूमना फिरना पसंद था। तो इस वजह से जो कवि है वो अपने बच्चों के पास जो है बहुत कम रहता है।
प्रवासी जीवन ही व्यतीत करता है। तो इसलिए बच्चा उसको पहचान नहीं पा रहा, तो कह रहा अच्छा तो तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो और मुझे एक टक देखे चले जा रहे हो। थक गए हो अगर एक टक देखते देखते, तो क्या मैं अपनी आंखें फेर लूं? तो ऐसा उसको कह रहा है कि यदि तुम मुझे नहीं देखते देखते थक गए हो तो मैं अपनी ही दृष्टि फेर लेता हूं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ, अच्छा फिर कहता है क्या हो गया अगर हमारा परिचय पहली बार में अगर तुम मुझे नहीं भी पहचान पाए तो कोई बात नहीं है, इतना परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए तुम मुझे देख देख के थको मत। अब वो कह रहा है यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कह रहा और यदि तुम्हारे और मेरे बीच में तुम्हारी माँ मध्यस्थ न बनी होती तो तुम्हारी इतनी प्यारी मुस्कान को मैं कभी जीवन में देख ही नहीं पाता, यानी तुम्हारी मुस्कान की मधुरता का मैं किस प्रकार से आनंद उठा पाता। अब वो कह रहा तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही धन्य, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। कह रहा तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही धन्य हो, पर मैं तो तुम्हारे लिए अभी पराया सा ही हूं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जो शिशु है वो नागार्जुन जी को पहचान नहीं पा रहा, और वो इस बात के लिए अपनी पत्नी को यानी उस बच्चे की माँ को भी बहुत आभार व्यक्त कर रहा है। अब चलते आगे। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। ठीक है, तो मधुपर्क क्या होता है? जो एक पंचामृत होता है जिसमें क्या क्या मिला होता है, दही, घी, दूध, शहद, गंगा जल, इन सबको मिला के एक पंचामृत सा बनाया जाता है जो हम बच्चे को चटाते हैं। तो कह रहा है इस अतिथि से तुम्हारा क्या प्रिय संपर्क। तो कह रहा है मैं समझता हूं इस बात को कि मैं बहुत लंबे समय से प्रवास का जीवन ही बिता रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अतिथि ही हूं और मुझसे तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, मैंने आपको बताया जैसा कि वो जो पंचामृत जो बनता है घी उससे बनके, दूध, दही, शहद, घी से और गंगा जल से मिलके, कह रहा वो ही तुम्हारी माँ की उंगलियां ही तुम्हारे को जो पहला मीठा भी बच्चे को चटाया जाता है वो तुम्हें अपनी माँ की उंगलियों से ही मिला है। अब देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी क्या होता है? धीरे से ऐसे करके देखना, यानी कॉर्नर से, आंख के कॉर्नर से देखना। तो कह रहा तुम इधर मेरी तरफ क्या कर रहे हो, बड़ी तिरछी नजरों से देखते हो, और जैसे ही तुम्हारे से मेरी आंखें चार होती हैं यानी हम दोनों का आंखें मिलती हैं, तो क्या करते हो, तुम्हारी फिर से मुस्कुराहट आ जाती है, मुस्कुराने लगते हो शर्मा के, मुझे लगती बड़ी ही छविमान। और कह रहा है ये जो तुम्हारी मुस्कुराहट है ये मुझे इतनी मोहक लगती है कि मेरे हृदय में वात्सल्य का जैसे बाढ़ सी आ जाती है। वात्सल्य क्या होता है? जो माँ और पिता का अपने बच्चों के लिए प्यार होता है उसे हम कहते हैं वात्सल्य प्रेम। तो कह रहा है मेरे हृदय में बहुत वात्सल्य सा उमड़ा पड़ जान पड़ता है। तो ये है कि अब जो बच्चा है वो थोड़ा थोड़ा पिता को पहचानता है, इसलिए कनखियों से देखता है, कनखियों से देख के फिर मुस्कुराने लगता है, तो पिता को और आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये थी बच्चों हमारी कविता दंतुरित मुस्कान। अब चलते हैं आगे। ये है हमारा फसल। ये जो फसल है, जैसे मैंने आपसे कहा फसल, आपके सामने क्या आया? एकदम लहलहाती आंखों के आगे हरी हरी फसल आपको दिखाई देने लगती है। तो जो फसल है वो है क्या? यहाँ पर कवि ने बड़ी सुंदर बात करी है कि जो फसल है वो कृषक के परिश्रम, मिट्टी के गुणधर्म और नदियों के जल का संगम है। यानी मनुष्य और प्रकृति दोनों के सहयोग से फसल खड़ी होती है। इसे कवि ने ये क्या कहा है कि फसल में नदियों के पानी का जादू सा प्रभाव होता है। यानी और साथ ही वो ये भी बताना चाहता है कि किसी एक हाथ की मेहनत नहीं है ये, बल्कि क्या है कि ढेर सारे लाखों हाथों की मेहनत है, लाखों नदियों का पानी, मतलब पता नहीं ढेर सारी नदियों का पानी इसमें जा रहा है, और बहुत सारे खेतों की मिट्टी के गुणधर्म इसमें जा रहे हैं। गुणधर्म क्या होता है? कहते हैं मिट्टी बड़ी वैसी है, उपजाऊ मिट्टी है, कोई बताता है कि ये ऐसी मिट्टी है, इस वाली खेती के लिए ये मिट्टी चाहिए, तो ये होते हैं मिट्टी के गुणधर्म। तो कह रहा है इसमें भी बहुत सारे खेतों की मिट्टी का गुणधर्म मिला है। आइए पढ़ते हैं कविता। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। तो कह रहा है जो नदियों के, जो हमारी फसल है वो नदियों के जल और मनुष्य के परिश्रम दोनों का मिला जुला परिणाम है। इस प्रकार से
फसल तैयार होने में एक दो नदियों का जल नहीं होता, बल्कि कितना कह रहा है ये, ढेर सारी नदियों के जल का योगदान होता है जो फसलों को सींचता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नदियों के पानी का, इसने कहा ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, यानी फसलों पर नदियों के जल का प्रभाव जो है कैसा है, बड़ा जादुई प्रभाव होता है। और इस प्रकार से फसलें किसी एक दो मनुष्य का परिश्रम का परिणाम नहीं होती। फिर अगली बार कह रहा है, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। गरिमा मतलब गौरव। फिर वो बता रहा है कि जो फसल है वो एक या दो मनुष्य के उसका परिश्रम का परिणाम नहीं होती, बल्कि लाखों करोड़ों मनुष्यों के परिश्रम का, यानी उनका खून पसीना इसमें मिला हुआ है। किसमें? आज की फसल में। फिर एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। जो खेतों की मिट्टी है यानी अपने गुणधर्म के अनुसार ही फसल को खड़ा करती है। तो कह रहा है उसमें हजारों खेतों में जो खड़ी होती है फसल, वो क्या है, हर एक की मिट्टी और गुणधर्म अलग अलग है, जिसके अनुसार वो हमें फल देती है। तो यानी इस तरह से फसल में क्या क्या मिला हमें, नदियों का पानी, मनुष्यों का परिश्रम और धरती के गुणधर्म, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, यानी एक का भी यदि अभाव हो तो फसल का अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो जब आप फसल देखते हैं तो आप ये जान लें, अब उसको देखने का दृष्टिकोण बदल लेंगे। आप देखेंगे अच्छा ये तो मिट्टी का भी गुणधर्म है, इसमें इतनी सारी नदियों का पानी भी मिला हुआ है और उसमें लाखों लोगों का खून पसीना भी गया हुआ है। आगे चलते हैं, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह। अब ये कह रहा है कि फसल है क्या, वाकई वास्तव में फसल का अस्तित्व है क्या, यानी और तो वो कुछ भी नहीं है बल्कि नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है। तो फिर से वो फसल के बारे में अपना विचार प्रकट करते हैं और थोड़ा सा जैसे कुछ रिपीटेशन है इसमें कि फसल नदियों के जल के प्रभाव का परिणाम है और कृषकों के हाथों के स्पर्श की महिमा मतलब हाथों के स्पर्श का परिणाम है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज के किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो अभी कह रहा है जो धरती की मिट्टी के जो कण है वो उसमें कौन कौन से विद्यमान है, मिट्टी कहते हैं काली मिट्टी है, कोई कहता है भूरी, संदली मिट्टी, इन सब के गुणधर्म का परिणाम हमारी फसल है। और इसके अतिरिक्त सूरज की किरणों का रूपांतर इसका भी परिणाम है, यानी इसमें हवा का भी योगदान है। आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस जो क्या है कि अगर सूरज की किरणें न मिले, इन्हें गर्मी नहीं मिलेगी तो भी हमारी फसल, गर्मी मतलब सूरज की रोशनी किरणें नहीं मिलेगी तो भी हमारी फसल खतरे में आ सकती है। इसी प्रकार से हवा का भी योगदान है, यानी फसल जो है सिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकन का, यानी वो हवा का भी इसमें योगदान है। फसल हवा के साथ थिरकती सी प्रतीत होती है। तो इसका मतलब पानी बहुत जरूरी है, हवा बहुत जरूरी है, सूरज की किरणें भी बहुत जरूरी है। और क्योंकि जल जो है, जल के सारे तत्व सूर्य किरणों का स्पर्श पाकर फसल के लिए भोजन रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, आप जानते हो। तो ये कह रहा है कि ये सारी ही चीजें जो प्रकृति है वो पूरा जो है योगदान इसमें देती है। तो ये है हमारी जो फसल की खेती है वो इस प्रकार से हमारे सामने, जिसको हम देखते हैं कि ये कोई आम चीज नहीं है बल्कि ये है हमारी फसल। तो बच्चों ये देखिएगा कि इसमें फसल के लिए क्या कहा गया है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। नदियों के पानी का जादू, मनुष्य के श्रम का परिणाम और मिट्टी, हवा, धूप, पानी, इन सब का मिला जुला रूप, और फसल में मिट्टी के गुणधर्म और सूर्य की किरण और हवा, यानी देखिए इतनी सारी चीजों का सम्मिश्रण वो फसल के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये थी बच्चों आज की हमारी कविता। एक पहली कविता थी हमारी यह दंतुरित मुस्कान, और दूसरी कविता थी हमारी फसल, और जिसके की कवि और रचनाकार थे नागार्जुन। तो बच्चों इस पाठ को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और अब हम आपको मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।